हाँ जी। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। आप नए नहीं हो या पहले नहीं हो, आपसे पहले भी जो पढ़ के गुजरे हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। और कंफ्यूजन इस वजह से होती है कि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प नहीं करते, समझते नहीं हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट को आप ग्रैस्प नहीं कर पाते, प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अगर अपन चीज़ों को सही तरीके से समझें, एक एक चीज़ को बारीकी से, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं और उससे रिलेटेड जो भी आगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं वो भी समझ में आने लगते हैं। ऐसे ही है ना। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, और इसी वजह से इसको यहाँ रखा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। पहला चैप्टर हमारी केमिस्ट्री 11वीं कक्षा का, ठीक है। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल पर और हमारे ऐप पर क्लास 11th के कोर्सेज जो है स्टार्ट हैं, बेसिकली ऐप पर स्टार्ट हैं, जिसमें आपको डिटेल वे में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगी और बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो क्लास 11th के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री के लिए भी काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी अपन कोशिश करेंगे। अगर हो सकेगा तो इसी सेशन आ जाएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए केमिस्ट्री को अपन प्लान करेंगे। तो फिलहाल के लिए जीनियस एकेडमी के ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लास 11 सीजी बोर्ड के लिए फिजिक्स के डिटेल लेक्चर अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। मात्र 1499 रुपये की 1 ईयर कॉस्ट प्राइस पर आपको ये मिल रहा है, और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी 1499 पर आपको मिल जाएंगे। तो इनरोल होना मत भूलिए। बेहतर तैयारी के लिए बेहतर चीज़ को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी एक लेवल बूस्टअप कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे हम कोर्स में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि नीडी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो शब्द है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, वैसे आप देखेंगे अपनी पुस्तक में तो ये बड़े छोटे छोटे अंदाज में लिखे होंगे, छोटा सा पैराग्राफ बनाया होगा, खत्म। ऐसे ही है, डेफिनेशन लिखेगा, एक दो लाइन के एग्जाम्पल लिखेगा और समाप्ति की घोषणा कर देगा। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन हम अभी लेक्चर देंगे तो आप देखेंगे ये लेक्चर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का जाएगा, है ना, और टॉपिक खत्म नहीं होगा। ऐसा टॉपिक है ये, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको समझाने की, उतना समय नहीं लेंगे, कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सही है ना। तो हम निकालने वाले हैं मास। किसके बारे में बात करेंगे? मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास, और मॉलिक्यूलर का मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मास। मतलब तो समझ में आ गया। एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूल का मास। और एटम और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं ये तो पता है ना जी, हम पिछले कई लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। कोई संदेह है माय लॉर्ड? हाँ, नहीं है ना। हाँ, ओके। सो एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास। और मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। याद रहेगा, एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, और एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? है। अब हमको एक एटम का मास नापना, ये दोनों मास हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव शब्द काहे लगाएं जबरदस्ती में। बड़ा सुंदर रहता है, एटॉमिक मास लिख लेते, मॉलिक्यूलर मास लिख लेते, जैसे आपकी बुक ने लिखा है, हेडिंग बनाया है, और आपको अचरज भी हो रहा था कि पुस्तक में तो एटॉमिक मास लिखा है, मॉलिक्यूलर मास लिखा है, आप जबरदस्ती के ये काहे को ठूस दिए हो इसमें, है ना। तो ये जबरदस्ती का नहीं है जी, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम, वन सिंगल एटम। सिंगल एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, और सिंगल मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको एक सिंगल एटम का मास तौलना है, नापना है, तो कैसे नापोगे? एटम तो भैया इतनी छोटी चीज होती है कि आंख से दिखती नहीं है। अगर मैं एटम का साइज पूछूं आपसे, तो कोई बच्चा है इतनी भीड़ में जो ये बताए कि एक एटम का साइज इतना होता है सर जी? नहीं है। फिजिक्स में पढ़े होगी जी, दूसरे चैप्टर में या पहले चैप्टर में, दूसरा चैप्टर ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उसमें एटम का साइज टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है। बहरकैफ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁹ मीटर,
10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। तीनों साइज के एटम मिलते हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े। 10 का पावर माइनस 9, 10 का पावर माइनस 10, 10 का पावर माइनस 11, इतना छोटा साइज होता है। माइनस पावर में है तो इसका मतलब है ये बहुत छोटा है। थोड़ा सा मैं आपको फील कराता हूँ, देखिए। जैसे मैंने लिखा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर माइनस 10 का यूजुअल नाम क्या रखा है? एंगस्ट्रॉम। क्योंकि इतने साइज की चीज हमको मिलती है, इसका नाम रख दिया 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ए के ऊपर ये डॉट लगा देते हैं, गोला। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगस्ट्रॉम? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब 10 की पावर माइनस 10 मीटर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है 1 अपॉन 10 का पावर 10 मीटर। आया समझ? अब 1 अपॉन 10 का पावर 10 का मतलब क्या है कि 10 के आगे कितने जीरो लगेंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? नहीं है? नहीं आया समझ? आया? अब जरा इस फिगर को काउंट करो तो ये कितना होगा, गिनते हैं भला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और 10 अरब बहुत बड़ा फिगर होता है। ये क्या है? ये है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 अरब। 1 मीटर होता है इतना बड़ा, मालूम है? कपड़ा खरीदने जाते हो ना दुकान में, 1 मीटर का इतना बड़ा स्केल निकालता है वो, स्टील का या लकड़ी का। देखें आप मीटर स्केल, दर्जी के यहाँ भी आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो इतना बड़ा मीटर स्केल रखता है वो 1 मीटर का। दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं, थान वाले कपड़े, तो नाप के नहीं देता 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, इतना बड़ा स्केल होता है उसका, लकड़ी या स्टील का। इसको बोलते हैं मीटर स्केल। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ये। तो 1 मीटर के कितने टुकड़े करने हैं जी हमने? 10 अरब। समझ आया? अब इतना बड़ा 1 मीटर होता है, इसके 10 अरब टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा कितना छोटा होगा? सोचिए, 10 अरब टुकड़े बराबर बराबर साइज के। है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 मीटर ये लंबाई है, इतनी बड़ी स्केल को आपको कितने टुकड़े तोड़ना है? 10 अरब टुकड़े तोड़ना है। कितने छोटे छोटे टुकड़े आएंगे? इतना छोटा टुकड़ा हो जाएगा कि आंख से नहीं दिखेगा। ठीक है? अब इतना छोटा टुकड़ा हो गया, आंख से नहीं दिख रहा है, वो जो साइज बनेगा एक टुकड़े का, वो साइज कहलाता है एटम का साइज। उसको बोलते हैं 10 पावर माइनस 10 मीटर। कुछ अंदाजा हुआ? 10 के पावर माइनस 10 का क्या मतलब है? 1 मीटर के कितने टुकड़े? 10 अरब टुकड़े करिए। एक टुकड़ा, सारे टुकड़े तो सेम साइज के होंगे, उसमें से एक टुकड़ा उठाइए, उसका साइज कितना छोटा होगा? बहुत छोटा। वो साइज एटम का साइज होता है। ये क्लियर है यहां तक? पक्का? अब इतना छोटा एटम होता है जो आंख से दिखता नहीं है ना? अब हमको जो है उसका मास तौलना है, एक एटम का मास कैसे तौलेंगे? समझे जी परेशानी? पहली परेशानी ये है कि देखो भैया, हर मटेरियल एटम से बनता है, हर एलिमेंट। अगर मैं किसी मटेरियल को ऐसे तोड़ के चूरा चूरा भी करूं और सबसे छोटा पार्टिकल उठाऊं, उसमें भी करोड़ों एटम होंगे, अरबों खरबों एटम होंगे। इतना एकदम छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी आपने उठाया, हल्का सा, जो आंख से नहीं दिखता, उस डस्ट पार्टिकल को बनाने के लिए भी करोड़ों एटम लगे होंगे, अरबों खरबों एटम। ठीक है? तो पहला समस्या तो ये है कि आप किसी भी मटेरियल से, किसी भी एलिमेंट से एक सिंगल एटम नहीं निकाल सकते। जब तक एक सिंगल एटम निकलेगा नहीं तो उसको तराजू में रख के तौलोगे कैसे? जब एटम अकेला मिलेगा तब तो तौलेंगे। समझ आया? तो पहला मुसीबत यह है कि भैया एक सिंगल एटम अलग नहीं मिलता, अलग नहीं किया जा सकता, आइसोलेटेड एटम। ठीक है? और मान लो कुछ तिगड़म लगा के आपने एक सिंगल एटम अलग कर भी लिया, इतना छोटा साइज जो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो इसको किस तराजू में रख के तौलोगे और कौन सा बांट लेके आओगे? क्योंकि हमको नापना तो आता नहीं, तौलना तो आता नहीं। अपन क्या करते हैं? हम कंपेयर करवाते हैं चीजों को, करते हैं। जैसे सब्जी लेने अपन जाते हैं तो सब्जी हमको नहीं पता कि 1 किलो इतना होता है, कितना होता है, कितना होता है। ऐसा ही है, हम विश्वास कर लेते हैं 1 किलो के बाट के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर 1 kg लिखा हुआ है, और हम मान लेते हैं हाँ भैया तुम ही 1 kg हो, है ना? एक तराजू के पल्ले में 1 kg का बाट रखते हैं, एक तराजू के पल्ले में सब्जी रखते हैं। अब वो सब्जी इतनी सी चढ़े या इतनी सी चढ़े, वो तो सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सब्जी है। समझ आया? और बीच के कांटे को हम देखते हैं, जैसे कांटा सेंटर में आता है दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं। इधर बाट पर लिखा है 1 kg, तो इस सब्जी को भी क्या मान लेते हैं? 1 kg, जबकि 1 kg हमको नहीं पता कि कितने सब्जी को बोलना चाहिए। ठीक है?
समझ आया कि नहीं आया? अब मान लो आपने किसी मटेरियल से एक सिंगल एटम जिसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, उसको आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। तो अलग कर भी लोगे तो कौन सा तीर मार लोगे, कौन से तराजू में रख के उसको तौलोगे? ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम तो आप अलग ही नहीं कर सकते एक सिंगल एटम को, और दूसरा प्रॉब्लम अलग कर भी लिए तो किस तराजू में रख के तौलोगे, उसका बाट कहां से लेके आओगे, और एटम कैसे रखोगे, तराजू कैसे बनाओगे? ठीक है, आया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में? तो इस तरह से हम लोग एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर हमने दूसरे तरीके अपनाए। दूसरे तरीके में हमारा तरीका है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें एवोगैड्रो ने हमको हेल्प किया है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आया समझ में? फिलहाल अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि मान लो हमने कुछ भी जुगाड़ लगा के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब कितने प्रकार के एटम होते हैं? जितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सुन रहे हो ना अच्छे से? कितने प्रकार के एटम होंगे? जितने प्रकार के एलिमेंट हैं। तो कितने प्रकार के एलिमेंट हैं? 118 आपके पीरियोडिक टेबल में, और रिसेंटली और बहुत सारे खोजे गए हैं। मान लो मोटा मोटा 200 तरह के एलिमेंट होते हैं। मोटा मोटा एक रफ फिगर ले लेते हैं, कितने तरह के एलिमेंट हैं? 200 तरह के। तो इसका मतलब है 200 तरह के एटम भी होते होंगे, ऐसा ही है। और पूरी दुनिया इन्हीं 200 तरह के एटम से बनी है, नहीं है? एटम से ही ना हर चीज बनती है, ये भी एटम से बना है। आप जिस चेयर में बैठे हैं वो भी एटम से बना है, आप जहां पर हैं हर चीज एटम से बनी हुई है, आपकी बॉडी भी एटम से बनी हुई है, ऐसा ही है। हर मटेरियल एटम से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। एटम मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, या एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कंपाउंड बना देते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल कंबाइन होकर कंपाउंड बना देते हैं। ये एनालॉजी है, ठीक है, समझे? हाँ जी। तो मान लो हमने कुछ भी तिगड़म भिड़ा के एटम को अलग कर लिया। अब 200 तरह के एटम हैं, क्योंकि 200 तरह के एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट अपने अपने एटम से बनता है, ऐसा ही है। हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन एटम से बनेगा, नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन के एटम से बनेगा, नाइट्रोजन के एटम कंबाइन होकर के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? अब कुल मान लो 118 तरह के एलिमेंट हैं, या 200 तरह के एलिमेंट है, मोटा मोटा हिसाब मान लेते हैं। 200 तरह के एटम है, इन्हीं 200 तरह के एटम से पूरी दुनिया बनी हुई है, हर मटेरियल बना हुआ है। अब इन्हीं 200 तरह के एटम का मास हमको तौलना है। अब जाहिर सी बात है, अगर एटम अलग अलग हैं, 200 टाइप के हैं, तो कोई छोटा एटम होगा, कोई बड़ा एटम होगा, कोई और बड़ा एटम होगा, तो हर एक का मास एक समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग, हर एटम का मास अलग अलग होगा। अब अभी से मैं आपको क्लियर करके चलता हूं कि जब भी मैं एटम बोलूंगा तो एटम का साइज आपको गोला इमेजिन करना है, स्फीयर। जैसे आप कंचे नहीं खेलते, जिसको अंटी बोलते हैं अपन, अंटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अंटी। तो अपन अंटी खेलते हैं, गोला गोला होता है, कंचा कांच का होता है। तो ऐसा आपको इमेजिन करना है, एटम है ये, क्या है? लेकिन वो बहुत छोटा होता है स्फेरिकल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एटम है, तो हर एटम का साइज छोटा बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है हर एटम का मास भी छोटा बड़ा होगा, कम ज्यादा होगा। समझ आया? किसी का मास 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, जो जिसका साइज जैसा होगा उसका मास वैसा होगा। आया समझ में? अब 200 तरह के एटम हैं, हर एक का मास अलग अलग है, हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है, हर एक का रंग रूप अलग अलग है। होते सब स्फेरिकल है, बॉल जैसे, लेकिन कोई छोटा बॉल है, कोई बड़ा बॉल है, कोई और बड़ा बॉल है, और आंख से कोई नहीं दिखता, क्योंकि सबका साइज ऑलमोस्ट इस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻11, 10⁻12, ऐसे होते हैं बहुत छोटे छोटे साइज। समझ आया? अच्छा, अब इनको तौलें कैसे, इनका मास कैसे निकालें, है ना? तो हमने क्या किया, हमने सबसे छोटा आइटम पकड़ा। सबसे छोटा आइटम कौन सा होता होगा? जो 118 तरह के एलिमेंट आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? जो सबसे हल्का होगा। सबसे हल्का मास वाला एटम कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है? हाँ, हाइड्रोजन। समझ आया? कौन सा एटम है? हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है, उसका मास सबसे हल्का होता है, ऐसा ही है। हमने हाइड्रोजन को पकड़ा। अब हाइड्रोजन एटम नेचर में मिलता नहीं है। सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो यही है कि जिस चीज को आपको तौलना नापना है, वो चीज नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मिलती ही नहीं। मैं एटम की बात कर रहा हूं, किसकी? हाँ, ध्यान से सुनना जी। हाइड्रोजन का एटम, ये सिंगल हाइड्रोजन, ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या मिलता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, और मॉलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं H2, यानी इसमें कम से कम क्या एटम है? 2 एटम है। सिंगल एटम आपको नहीं मिलेगा। और मेरे को एक सिंगल एटम का मास तौलना है, क्योंकि सिंगल एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये तो 2 एटम हो गए मॉलिक्यूल में, समझे?
तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ठीक है, ये बात समझ में आया? हाइड्रोजन का एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रीली एग्जिस्ट करने का ये मतलब ही कि अगर आप हाइड्रोजन गैस खोजने जाओगे तो हाइड्रोजन किस रूप में मिलेगा? H के रूप में मिलेगा कि H2 के रूप में मिलेगा? H2। काहे को H2 मिलता है, H क्यों नहीं मिलता? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड्रोजन एटम क्यों नहीं मिलता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों मिलता है, तो इसका जवाब ये है कि देखिए, दुनिया की हर चीज स्टेबल होना चाहती है। जो स्टेबल होगी वही मिलेगी, जो स्टेबल नहीं हुई इधर उधर घूमेगा, मिलवे ही नहीं करेगा। समझ आया? और स्टेबल होने का केमिस्ट्री में एक ही तरीका है कि हर एक का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, मालूम है? अब एक है तो जाहिर सी बात है ऑक्टेट तो हो नहीं सकता, तो जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो सकता उसका कम से कम ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना? तो आखिरी ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम स्टेबल मानेंगे, वो नेचर में मिल जाएगा। समझ आया? और या 2 नहीं है तो कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे उसका ऑक्टेट पूरा है, वो नेचर में मिलेगा। समझ आया? तो हाइड्रोजन के एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो स्टेबल है? स्टेबल नहीं है, उसका ड्यूप्लेट पूरा नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का एक एटम नेचर में नहीं मिलता, फ्रीली नहीं मिलता। तो भैया कौन मिलेगा? जिसका ड्यूप्लेट पूरा होगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई मिल जाओ भैया 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दान दे दो, ताकि मेरा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए आखिरी ऑर्बिट में? 2। तो इसको सामने से एक और हाइड्रोजन मिल जाता है। ये भी बोलता है मैं भी परेशान हूं, मेरे पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ऐसा करते हैं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन रख देता हूं और तुम अपना इलेक्ट्रॉन रख दो सामने, आपस में शेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो जब ये शेयरिंग होगी तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को मैं अपना गिन लूंगा और मेरे इलेक्ट्रॉन को तुम अपना गिन लेना। आया समझ? तो ये जब गिनेगा तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और ये जब गिनेगा तो कितने हो जाएंगे? दोनों के 2-2 पूरे हो गए। लेकिन 2-2 पूरा करने के चक्कर में, ड्यूप्लेट बनाने के चक्कर में ये H रहा कि H2 हो गया? हाँ, ये बन गया H2 और H2 का ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है, इसीलिए नेचर में क्या मिलेगा? H2, क्योंकि वो स्टेबल है, ड्यूप्लेट पूरा है उसका। आया समझ? इसी प्रकार से एक सिंगल ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी ऑर्बिट में? ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, सिंगल एटम। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है ना? 8 होता है ना जी एटॉमिक नंबर। तो 2 पहले ऑर्बिट में आ जाते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 भर आता है सिर्फ, मालूम है ना? दूसरे में कितने बच गए? 6। तो आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। उसको हम लुईस पेयर में ऐसे दिखाते हैं, मालूम है लुईस स्ट्रक्चर? पढ़े हो ना 10वीं में? एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी ऑर्बिट में? 6। तो भैया 6 तो नहीं होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसके पास 8 नहीं है, कितने की कमी है? तो ये स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है और हम नेचर में ऑक्सीजन गैस खोजने जाएंगे तो क्या ऑक्सीजन का एटम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्टेबल नहीं है। स्टेबल काहे को नहीं है? क्योंकि इसका इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये मिल में ही नहीं करेगा। समझ में आया क्यों नहीं मिलता और क्यों मिलता है? अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है? 2। तो क्या बोलेगा? भैया कोई मिल जाओ जो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दो। ठीक है, तो इसके सामने जस्ट दूसरा वाला इसी का भाई नजर आ जाता है, जिसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये भी परेशान है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बोलता है देखो ऐसा करते हैं, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहा हूं, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हो, दोनों को अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो हम दोनों स्टेबल हो जाते और नेचर में रह सकते हैं, यानी फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, मिल जाएंगे कोई खोजेगा तो। आया समझ? तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख देता हूं, तुम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, ताकि हम लोग शेयरिंग कर लें। अब मैं अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन रखा हूं, तुम इसको अपना गिन लेना। आया समझ? और तुम अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हो उसको मैं भी अपना गिन लूंगा। समझे कि नहीं समझे? अब आप इसके इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2, 4, 6, 8। 6 तो पहले से थे इसके पास, 2 इसका वाला ये शेयर कर लिया। इसके पास भी 6 तो थे पहले, 2 इसने जो रखा उसको शेयर कर लिया, तो दोनों के कितने कितने हो गए? दोनों का ऑक्टेट 8-8 पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन स्टेबिलिटी के चक्कर में ये O एटम रहा कि O2 मॉलिक्यूल बन गया। समझ आया? ऑक्सीजन का एटम नहीं रह गया, अब 2 एटम कंबाइन होने पड़ गए, केमिकल बॉन्डिंग इनके बीच में बनी। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड के नाम नहीं पूछेंगे, नहीं तो एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये बॉन्डिंग बनी और बॉन्डिंग के चक्कर में इसको क्या बनना पड़ा, O2। तो नेचर में O मिलेगा ऑक्सीजन एटम या O2 मिलेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। नेचर में फ्रीली कौन जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन का एटम की ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हाँ, एटम क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। O2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है, वो कंबाइन होकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। समझ में आया? तो कौन सी चीज फ्रीली मिलती है, कौन सी नहीं मिलती, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये भैया हाइड्रोजन सिंगल एटम नहीं मिलेगा, तो इसको तौल के आप मास नहीं निकाल पाएंगे। ऑक्सीजन भी सिंगल एटम नहीं मिलेगा, और एटम को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है, सिंगल एटम आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका मास भी तौल पाना बड़ा मुश्किल हो गया। समझ आ रहा है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, और ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में उनको किसी के साथ जोड़ी बनानी पड़ती है, मॉलिक्यूल बनना पड़ता है एटम से। समझ आया? लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हमारे पास जिनका एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जैसे नोबल गैस। वो पीरियोडिक टेबल आपने याद किया है या पढ़े तो हो, याद नहीं भी है तो भी पढ़े हैं। आखिरी का जो ग्रुप नंबर 18 होता है, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 18, वो नोबल गैस का होता है पूरा। है ध्यान? क्या क्या है उसमें? आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम से शुरू होता है ऊपर से। याद आया? आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन गैस है, सब गैसेस है, नोबल गैसेस बोलते हैं इनको। ठीक है, ऐसे ही जी। मिल गया? नहीं मिला? इधर दिखाओ पुस्तक हमको। तुम लोग पीरियोडिक टेबल देख के भी नहीं खोज पा रहे, दफ्ती अपने पास रखो। ये देखो, ये लाल वाला, ये पीरियोडिक टेबल है, ये लाल वाला आखिरी, इसको बोलते हैं 18 पीरियड नंबर। ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, आखिरी वाला तो रेडियो एक्टिव होता है, उसको अपन काउंट नहीं करते। समझ आया? ये सब के सब नोबल गैसेस हैं। काहे को हैं? जैसे मैं नियॉन की बात करता हूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। कितना है एटॉमिक नंबर नियॉन का? 10। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। कितने बचे? 10 टोटल इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। पहले ऑर्बिट में कितने आ गए? 2। कितने बचे? दूसरे ऑर्बिट में आ गए 8। 8 आए, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो नियॉन को अगर हम देखें, नियॉन का ऑक्टेट पूरा रहता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको किसी के साथ जोड़ी बनाने की जरूरत है क्या? तो अब आप मुझे बताइए, नियॉन नेचर में खाली Ni मिलेगा कि Ni2 मिलेगा? बताइए। Ni, क्योंकि वो अकेला ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट पूरा है, मतलब वो स्टेबल है, तो उसको किसी के साथ जोड़ी बनाने की जरूरत, इसीलिए उसको नोबल गैस बोलते हैं। किसी के साथ पंगा नहीं लेता, जोड़ी नहीं बनाता, रिएक्शन नहीं करता। आया समझ? ये सारे नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे जेनॉन वगैरह हैं, वो रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं भैया, याद रखिएगा ना। एक्सेप्शन मतलब समझ रहे हो ना, यानी जो बात परफेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकल जाता है, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन किसी के साथ। मोटा मोटा हिसाब किताब क्या है कि नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा रहता है पहले से, इसीलिए ये सिंगल एटम के रूप में मिल जाएंगे। और जो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, मिलता है, तो उसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, एटम भी बोल सकते हैं। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में कि नहीं बोल सकते? ठीक है, सिंगल है इसलिए एटम, और फ्रीली मिल रहा है इस वजह से उसको मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। तो नियॉन का एटम फ्रीली मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एटम ये फ्रीली नहीं मिलते। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। हमको तो भैया एक एटम का मास नापना है। अब एक एटम आए कहां से? ठीक है, तो सबसे हल्का एटम हमको कौन सा समझ में आया? लेकिन नेचर में फ्री नहीं मिलता। एक सिंगल एटम आपको नहीं मिलेगा हाइड्रोजन का, आपको जब भी मिलेगा 2 एटम के साथ एक मॉलिक्यूल मिलेगा हाइड्रोजन का, H2। ठीक है, अब हमने इसमें जुगाड़ लगाया, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह किया, इनको तोड़ा, इनके बीच के बॉन्ड को। अगर मैं हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दूं तो अलग अलग हो जाएंगे। हमने इनको अलग अलग किया और हमने इसको तौला। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने एक सिंगल हाइड्रोजन के एटम को मेजर किया, समझ आया? और इसका मास हमने दूसरे मेथड से निकाला। तराजू में रख के तो तौला नहीं जा सकता ना, एक सिंगल एटम भी अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है ना? हम एक सिंगल एटम को आइसोलेट कर सकते हैं, ना उसको किसी तराजू में रख के तौल सकते हैं। ये सारे मेजरमेंट दूसरे मेथड से किए गए हैं, वो मेथड अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आया समझ? ओके,
हमने इसको मेजर किया, इसको तौला, इसका मास हमको मिलता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। कितना मिला? ठीक है, समझ में आ रहा है? किसका एटम है ये? हाइड्रोजन का एक एटम, जो सबसे हल्का होता है, सबसे छोटा होता है। इसीलिए इससे छोटा एटम नहीं मिला कि मिला? हाइड्रोजन से छोटा एटम भी कोई मिला? बोलिए, आपका पीरियोडिक टेबल ही 1 से स्टार्ट है, हाइड्रोजन से स्टार्ट है, यानी इससे छोटा एटम नहीं होता। होता तो मिलता जी, अभी तक नहीं मिला है, मतलब हम यही मान के चलेंगे कि होता ही नहीं है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे हल्का, सबसे छोटा सा एटम कौन सा होता है? हाइड्रोजन का एटम होता है। और उसको हमने तौला किसी दूसरे मेथड से, तो उसका मास कितना आया? पढ़िए, ये 1.66666 ऐसे जाता है, बहुत लंबा फिगर होता है। आप बुक में देखेंगे तो आपको कई डिजिट का मिलेगा, तो उसको राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पर 67 लिख लिया। राउंड ऑफ तो आता है ना, आपको आता है ना पक्का? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ये एक हाइड्रोजन के एटम का मास है। क्या है? समझ आया? पक्का? श्योर है? अच्छा, 2 हाइड्रोजन आएंगे तो क्या होगा? ये 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम इसी का। 3 हाइड्रोजन होंगे तो एटम 3 टाइम इसका हो जाएगा। 10 तो हाइड्रोजन एटम आएंगे तो इसका 10 गुना हो जाएगा। तो एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम दुनिया का सबसे छोटा एटम होता है। इसका मतलब है एटम की दुनिया में सबसे छोटा मास यही होता है। इससे छोटा एटम नहीं होता, तो इससे छोटा एटॉमिक मास भी नहीं होगा। आया समझ? तो यही है एटॉमिक मास, है ना? यही होगा ना। एक सिंगल एटम का मास ही क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। क्लियर है? नहीं है क्लियर? नहीं है? लेकिन हमको तो भैया हाइड्रोजन से बड़े एटम भी नापने हैं, तौलने हैं। हाइड्रोजन से बड़ा कौन सा होगा? हीलियम। उससे भी बड़े होंगे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हमको तो ये सारे एटम भी तौल के नापने, उसका मास कितना होता है। और अगर हम मास तौलने लग गए तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। तो हमने ना एक जुगाड़ निकाला। क्या निकाला? क्योंकि इस तरह के फिगर, अभी अगर मैं 118 एलिमेंट के आपको इस तरह के मासेस गिनाऊं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, अगर मैं सबके मास इस तरह से बताने लग जाऊं कि समथिंग पॉइंट समथिंग 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 10 टू द पावर समथिंग, ये भाषा दिख रहा है, एक नंबर पॉइंट फिर कुछ नंबर फिर मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस, इस भाषा में अगर मैं 118 एलिमेंट के मास आपको गिनाने लग जाऊंगा तो विश्वास मानिए एको एलिमेंट का मास आपको नहीं याद रहेगा, है ना? है ना? क्योंकि डेसिमल वाले फिगर हमको याद करना बहुत कठिन लगता है, और हम ऐसा कोई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, है ना? तो हमने इसका जुगाड़ निकाला। क्या निकाला? जुगाड़ ये निकाला कि देखो भैया, ये दुनिया का सबसे छोटा एटम है, इससे छोटा एटम नहीं मिलता। इसका मतलब है इससे छोटा एटॉमिक मास भी नहीं होगा, सबसे छोटा एटॉमिक मास यही है? तो सबसे छोटा अगर ये एटम का मास है तो ऐसा करो, इसी मास को स्टैंडर्ड यूनिट मान लो। क्या मान लो? अब स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी बला है? ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। जैसे हर चीज नापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड नहीं बनाते, जैसे लेंथ नापना है तो लेंथ का स्टैंडर्ड किसी ने मिलीमीटर बनाया, मिलीमीटर से नापेगा इतना छोटा होता है। किसी ने सेंटीमीटर बना लिया, किसी ने मीटर बना लिया, इतना बड़ा 1 मीटर होता है। अब हमको अगर लेंथ नापना है किसी चीज का, तो मैं क्या करूंगा? इतना बड़ा मीटर स्केल लाऊंगा, अपना डंडा ऐसे बिछाया, मीटर स्केल, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते 10 बार में कमरा पूरा फुल हो गया। इसका मतलब है 1 मीटर से ये कमरा कितने गुना बड़ा है? 10 गुना, क्योंकि 10 बार रिपीट करता हूं 1 मीटर को, तब ये कमरा फुल होता है, पूरी लेंथ कवर होती है। तो इसका मतलब इस कमरे की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर। मेरे 1 मीटर के स्केल से 10 टाइम है, 10 गुना है, तो कमरे की लंबाई कितनी मानूंगा? 10। सब्जी मुझे तौलना है और मैं जान रहा हूं 1 किलो के बाट के ऊपर मैंने 1 kg लिखा है। मैं चाहता तो इतने बड़े बाट को 1 kg बोल देता, समझ आ रहा है? हम लोग चाहते तो हम इतने बड़े मास को 1 kg बोल देते, हम चाहते तो हम इतने बड़े मास को 1 kg बोल देते, वो तो हमारे ऊपर था। हमने इतने बड़े मास को 1 kg बोला। आया समझ में? अब एक तरफ हमने तराजू रखा, 1 kg का बाट रखा, और एक तरफ सब्जी रखी, बराबर हो गया। तो इस सब्जी का मास कितना? बोलिए 1 kg। अब मान लो मेरे को 10 kg तौलना है तो कैसे करूंगा? हाँ, 1 किलो का बाट है मेरे पास और मेरे को 10 किलो सब्जी तौलना है, कैसे करेंगे? 10 बार, 1 बार सब्जी तौले 1 किलो, 2 बार तौले 2 किलो हो गया, 3 बार तौले, यानी 1 kg को कै बार रिपीट करेंगे? 10 बार। तो ऐसे 10 तो ढेरी लगेगी, सबको मिला के क्या बोलेंगे कितना मास हो गया? 10 किलो। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने मास का मेजरमेंट नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। कौन? 1 kg। 1 kg हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड। अब मेरे को 10 किलो नापना है, 100 किलो नापना है, 1000 किलो नापना है, मैं क्या करूंगा? इस 1 kg से कंपेयर कर लूंगा उसको। कोई मास अगर इस 1 kg से 10 गुना है तो उस मास को क्या बोलूंगा? कितना? 10 किलो। कोई मास अगर इस 1 kg के मास से 20 गुना है तो वो मास कितना कहलाएगा? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं नाप रहा हूं कि मैं कंपेयर कर रहा हूं 1 kg के मास से? हाँ,
हम नाप रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं? ये सब्जी हमारे 1 किलो से 40 गुना है। कितना है? तो इस सब्जी का भार कितना होगा? 40 किलो। तो मैं ये नाप रहा हूं कि मैं 1 केजी से कंपेयर कर रहा हूं कि ये सब्जी इस 1 केजी से कितने गुना है, कंपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा, नापना हमको नहीं आता। दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी मशीन नहीं मेजर कर सकता किसी भी चीज को। हम हमेशा क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ये चीज कितने गुना है। जैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट 1 मीटर ये होता है। मैं कंपेयर करूंगा मेरा कमरा इस 1 मीटर की स्केल से कितने गुना लंबा है, तो मैं बोलूंगा अगर 10 गुना लंबा है तो कमरे की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। समझ में आया? तो हम कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कौन सी चीज कितने गुना है। आया समझ? अब यही जुगाड़ हमको यहाँ पे समझ में आया। हमने देखा कि भैया हाइड्रोजन दुनिया का सबसे छोटा एटम है, इससे छोटा एटम नहीं होता। इसका मतलब है इस एटम का जो मास होगा ये सबसे छोटा मास होगा, सबसे छोटा एटॉमिक मास होगा। इससे छोटा मास एटम का नहीं हो सकता। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसी हाइड्रोजन के मास को क्या मान लें? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या मान लें? समझ आया? और ये जो मास बना एक हाइड्रोजन के एटम का, इसका हमने नाम रख दिया 1। क्या नाम रखा? जैसे इतने बड़े पत्थर के मास का नाम क्या रख दिया? 1, और आगे क्या लगा दिया? केजी। समझ आया? इतने बड़े डंडे का हमने लेंथ का नाम क्या रख दिया? 1, और आगे यूनिट क्या लगा दिया? मीटर। समझ में आया? ये पलक झपकने में जो समय बीता, इस समय का नाम क्या रख दिया? 1, और आगे क्या लगा दिया? सेकंड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो बोलो, आ रहा है? तो ये जो मास हाइड्रोजन के एटम का आया, ये सबसे छोटा मास था, तो इसी मास को हमने क्या बना लिया? यूनिट, स्टैंडर्ड बना लिया। और इस मास का नाम क्या रख दिया कि आज से भैया तुम्हारा नाम क्या है? 1। समझ आया? ध्यान से समझना, इस हाइड्रोजन के एक एटम के मास का नाम आज से क्या रख रहे हैं हम लोग? 1, मतलब यूनिट। इसको स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया। ठीक है? लेकिन 1 के आगे हमको केजी भी तो लगाना पड़ेगा या ग्राम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे मीटर लगाते हैं, सेंटीमीटर लगाते हैं, मिलीमीटर लगाते हैं। तो अगर आप यूनिट बना रहे हो तो आगे कोई ना कोई यूनिट तो रखोगे ना, नाम। समझ आया? तो हमने ना एक एटम का जो मास आया, सबसे छोटे एटम का, हाइड्रोजन एटम का, ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन जिसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम। ये सबसे छोटा मास था, तो इसी मास का नाम क्या पकड़ा दिया अपन ने? 1। और आगे अब हमको कोई यूनिट बनाना था, हमने एक एटम के मास के यूनिट का नाम रखा AMU। क्या नाम रखा? हाँ, ध्यान से समझिएगा, AMU। ठीक है? इतने बड़े मास को आज से क्या बोलेंगे? 1, और आगे क्या यूनिट चिपकाएंगे? AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है? क्या होगा फुल फॉर्म इसका? ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन 1 AMU अपन बोल किसको रहे हैं? व्हाट इज 1 AMU? दिस इज मास ऑफ 1 एटम, एंड व्हाट इज मास ऑफ 1 स्मॉलेस्ट एटम इज 1.67 10⁻27 ग्राम। समझ आया? हाइड्रोजन का एक एटम का मास ये होता है एक्चुअल में, अगर ग्राम में बताएं तो। और इसी मास का नाम अपन अब से क्या रखेंगे? 1 AMU। इसको स्टैंडर्ड बना लिया ग्राम में ये, और इसी का नाम क्या रख दिए? 1, और आगे यूनिट क्या बना लिया एटम के मास का? AMU। समझ में आया? कुछ कुछ की नहीं आया? आ रहा है? नहीं आ रहा? ये एक्चुअल मास है, तराजू में रख के तौलेंगे यही मास आएगा हाइड्रोजन के एटम का। ठीक है? ये किस में आएगा? ग्राम में। किस में आएगा? लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं, ताकि बाकी के जो 118 एलिमेंट हैं उसको तौलें, और उसको तौले तो तौलने के लिए हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज चाहिए ना, जैसे 1 किलो का बाट, 1 मीटर का स्केल, 1 सेकंड की घड़ी। कंपेयर करने के लिए हमको चाहिए कुछ ना कुछ। तो हमने कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन का एटम पकड़ा। किसको? हाइड्रोजन के एटम का मास, और उस मास का नाम क्या रख दिया? 1 AMU। तो अब से हम क्या बोलेंगे? 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। और 1 AMU को ग्राम में कितना बोलते हैं? 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम। समझ में आया? कुछ कुछ अभी आएगा, धीरे धीरे समझते चलिए ना। तो इस चीज को मैं यहां पहले नोट कर लेता हूं। व्हाट इज 1 AMU? कितना होगा जी 1 AMU? 1.67 10⁻27 ग्राम। ये दिस इज मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। ठीक है? तो ये क्या चीज है? मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, जिसका एक्चुअल मास कितना होगा? 1.67 10⁻27 ग्राम। और इसी को आज से हम क्या बोला करेंगे? 1 AMU। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक एटम का मास।
एटॉमिक मास यूनिट एक सिंगल एटम के मास को बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये नाम भी हमको अगर बहुत ज्यादा लगता है तो इसको भी चेंज करके खाली हम लोग यू लिखते हैं, बस। क्या लिखते हैं? यूनिट बोलते हैं। इसमें से एटॉमिक मास भी खा जाते हैं, पर शॉर्टकट क्या बना लिया इसका? यूनिट। और यूनिट को सिर्फ यूनिट नहीं पढ़ते, इसको यूनिफाइड भी बोलते हैं। तो किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, यूनिफाइड। आया समझ? तो एएमयू और यूनिफाइड एक ही चीज है, अभी आप ऐसा समझ सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है? बोलो भैया, ये समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? कोई डाउट है? तो हमने तौलने के लिए दुनिया का सबसे छोटा एटम पकड़ा हाइड्रोजन, उसका मास जो भी आता था, कितना आता था? 1.67 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, वो टेक्निक हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आया है। ठीक है, जो भी मास निकला एक हाइड्रोजन के एटम का, जो सबसे छोटा एटम है, इसी के मास का नाम अपन ने क्या रख दिया, 1 AMU। अब ये हमारा सबसे छोटा मास है, सबसे छोटा एटम है, तो इसको क्या बना लिया, स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया। समझ आया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, बाकी एटम का मास तौलने के लिए। क्लियर है, इसका नाम क्या पकड़ा है अपन, 1 AMU। AMU की जगह आप और क्या यूज कर सकते हैं, यूनिफाइड, या यूनिट भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 AMU या 1 यूनिट। क्लियर है, ठीक है। अब बाकी के जो 118 एलिमेंट हैं उसको तौलना है, उसको कैसे तौलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं हीलियम लेके आता हूं, हीलियम एक एलिमेंट है तो अपने एटम से बना होगा, हमने हीलियम का एटम उठाया। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सा एटम उठाया जी हमने, हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He, दिस इज हीलियम। ठीक है, ठीक है। हमने ये देखा कि भैया एक तराजू के एक पल्ले में अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम रखता हूं, क्या रखता हूं, हाइड्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना, 1 AMU, कितना, और एक तरफ मैं हीलियम रखता हूं, तो हीलियम ज्यादा भारी होता है, ये ऐसे तराजू उड़ जाता है, क्योंकि हीलियम भारी है, किससे, सबसे छोटे एटम से, हाइड्रोजन से, एक एटम से इसके। ठीक है, तो अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम रखेंगे, तीसरा हाइड्रोजन का एटम रखेंगे। ऐसे ना सब्जी तौलते हैं, 1 किलो का बाट रखे, ये सब्जी ज्यादा भारी हो गई, 1 किलो का बाट ऊपर उठ गया, तो फिर क्या करते हैं अपन, दूसरा 1 किलो रखते हैं, फिर तीसरा 1 किलो रखते हैं, फिर चौथा 1 किलो रखते हैं, और अगर ये बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, सब्जी कितनी, इधर 4 को बाट रखे 1-1 किलो के, और दोनों बराबर हैं, तो सब्जी कितनी, क्यों 4 किलो, क्योंकि इसका मास 1 किलो से कितने गुना है, 4 गुना है। समझ आया। अब हीलियम का मास हमने देखा कि एक हीलियम का एटम एक हाइड्रोजन के एटम से 4 गुना बड़ा होता है, कितने गुना, 4 गुना। 4 तो हाइड्रोजन के एटम लगेंगे तब हीलियम के मास के बराबर ये बैलेंस होगा। तो हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, 4 गुना। अब अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1 AMU, तो हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा, 4 गुना बड़ा है, इससे 4 गुना बड़ा है, 4 AMU। समझ में आया, ध्यान से सुनना। हीलियम का मास कितना हो जाएगा, 4 AMU। आया समझ कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, पक्का, श्योर है। अच्छा, हमने कार्बन पकड़ा क्या चीज, कार्बन और भारी होता है, बड़ा होता है कार्बन, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उसका मास बड़ा होता जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, अंदर में न्यूट्रॉन भी होंगे कुछ, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास मिला के पूरे एटम का मास बनता है। किसका मास मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिला के एटम का मास बनता है। आया समझ, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो भैया कार्बन का एटम हमने देखा, हमने ये देखा कि भैया कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी होता है। कितने गुना, यानी अगर मैं एक तराजू में कार्बन का एक एटम रखूं और दूसरी तरफ अगर मैं हाइड्रोजन का एटम रखना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन के मुझे क्या एटम रखने पड़ेंगे, 12, तब ये बराबर होंगे। इसका मतलब है कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना है, 12 गुना है। कितने गुना, 12 गुना। तो अगर एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 AMU, तो एक कार्बन के एटम का मास कितना होगा जो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है, 12 AMU। कितना, ये समझ आया। एक ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, ऑक्सीजन का एक एटम, हमने ये देखा कि भैया ये एक हाइड्रोजन के एटम से 16 गुना भारी होता है। कितने गुना, तो अगर एक हाइड्रोजन एटम 1 AMU मास का होता है, तो एक ऑक्सीजन का एटम 16 गुना भारी है, तो कितने मास का होगा, 16 AMU। क्लियर हो रहा है, कितना होगा ये,
16 AMU, ये इसका मास होगा। इस AMU को मैं यूनिफाइड में भी बता सकता हूँ, यू भी तो लिख सकता हूँ AMU की जगह, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हीलियम का मास कितना है 4 यूनिट, कार्बन का मास 12 यूनिट, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट है। दोनों भाषा में यूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए, ये हीलियम का कैथो एटम है, एक सिंगल एटम, क्या हीलियम का एक सिंगल एटम, उसका मास कितना है 4 AMU। कार्बन का सिंगल एटम, उसका मास कितना है 12 AMU। ऑक्सीजन का सिंगल एटम, एक ठो एटम है, उसका मास कितना है 16 AMU। सिंगल एटम के मास को अपन AMU से दिखाते हैं। किससे? AMU से किसको दिखाना है? जब एटम की संख्या कैटो होगी एक ठो, तो एक एटम के मास को AMU से दिखाते हैं, और इसी एक एटम के मास को क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? ये एटॉमिक मास हो गया। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन क्या ये हीलियम का एक्चुअल मास है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर ये कैसा मास है? यही आपको समझना है। क्या 4 AMU हीलियम का एक्चुअल मास है? तो फिर क्या है ये? है? देखिए, हाइड्रोजन का 1 AMU क्या एक्चुअल मास है? कि एक्चुअल मास ये है। 1 AMU का मतलब होता है इतना। तो हीलियम का मास अगर मैं 4 AMU बोलता हूं, तो क्या ये हीलियम का एक्चुअल मास होगा? तो एक्चुअल मास कैसे निकलेगा? 1 AMU बराबर इतना, तो 4 AMU बराबर 4 टाइम इतना। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हीलियम का मास आ जाएगा। आप जरा मल्टीप्लाई करके बताएंगे हीलियम का मास कितना आता है? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं समझे? देखिए 4 से बन जा, 4 से बन जा 28, 2 बचा, 8 लिख लिया। 4 6 जा 24 और 2 24 और 2 26, 2 बचा फिर से, 4 बन जा, 4 और 2 6.68 10 टू द पावर -27 ग्राम। ये किसका मास बना? ये हीलियम का एक्चुअल मास होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास, हाइड्रोजन के एक एटम के एक्चुअल मास 1.67, और हीलियम के एक एटम के एक्चुअल मास 6.68। 1.6 6.6, 1.6 से 6.6 कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना। ये ऑलमोस्ट 1.5 है, या ऑलमोस्ट 6.5 है। तो 1.5 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 1.5 एक कम 1.5, 1.5 दूनी 3, 1.5 तिया 4.5, 1.5 पंचे 1.5 चौके ना, 1.5 चौके 6.5, कितना? 6। नहीं समझ में आया? 1.5 के पहाड़ा में कंफ्यूजन आ गए, है ना? तो इसका पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे, ये आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके तो बनाए हैं जी, 4 टाइम, 4 टाइम। नहीं समझे? समझ आया? तो इससे ये 4 गुना भारी है। कितने गुना? तो ये एक्चुअल मास दिखा हीलियम का, जिस तरह से हाइड्रोजन का एक्चुअल मास ये है, उसी तरह से हीलियम का एक्चुअल मास ये है। बाकी सब के एक्चुअल मास आप निकाल सकते हैं। 12 को 1.67 से मल्टीप्लाई करिए, एक्चुअल मास आ जाएगा। 16 को 1.67 से मल्टीप्लाई करिए, एक्चुअल मास आ जाएगा ग्राम में। आया समझ में? तो एक्चुअल मास ऐसा दिखता है, और जो हमने माना हुआ है वो मास ऐसा दिखता है। ठीक है, तो फिर ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अगर एक्चुअल मास ये है, तो ये सब क्या है? अब पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप किस तरह के नंबर याद करना ज्यादा पसंद करेंगे? इस तरह के नंबर, इस तरह के नंबर, की इस तरह के नंबर? 4 6 12 8, सब बोलोगे कि ये हमको याद करना है। ठीक है, इसीलिए ये मेथड हमने बनाया है। नहीं तो एक्चुअल मास तो ऐसे ही हमको लिखना चाहिए। समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? अब ध्यान से सुनिए, ये सारे मासेस क्या हैं? हमने एक सिंगल छोटे एटम, हाइड्रोजन के एक सिंगल एटम का मास निकाला इतना, इसी का नाम क्या रख दिया? 1 AMU। अब मुझे हीलियम का मास निकालना था, तो मैं हीलियम के मास को हाइड्रोजन के एक एटम के मास से कंपेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1 AMU, और हीलियम इससे 4 गुना भारी है, तो हीलियम का मास क्या बोल दिया? 4 AMU। कार्बन इससे 12 गुना भारी है हाइड्रोजन के एक एटम से, तो ये अगर 1 AMU है और कार्बन 12 गुना है, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। ऑक्सीजन 16 गुना है, तो ऑक्सीजन का मास 16 AMU। समझ में आया? तो ये जो हम मासेस बता रहे हैं, हीलियम के 4 AMU, कार्बन के 12 AMU, ऑक्सीजन के 16 AMU, ये मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? किसके कंपेयर में बता रहा हूं?
बोलिए बोलिए, क्या सुन रहे हैं आप? हम इनके मासेस आपको बता रहे हैं, 4 AMU, 12 AMU, 16 AMU। ये मैं किससे कंपेयर कर करके बता रहा हूँ? हाइड्रोजन के एक एटम के मास से कंपेयर कर करके बता रहा हूँ। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? हाइड्रोजन के एक एटम के मास के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ये रहा हाइड्रोजन का एक एटम, इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ कि इससे 4 गुना है तो 4 AMU, इससे 12 गुना है तो 12 AMU, इससे 16 गुना है तो 16 AMU, कोई 40 गुना होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा? 40 AMU। तो ये हम कंपेयर करके बता रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? हाइड्रोजन के एक एटम के मास के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जब भी किसी के रिलेशन में बात होती है, किसी के रेस्पेक्ट में किसी का मास बताया जाता है, ऐसे मास को बोलते हैं रिलेटिव मास। किसी के रिलेशन में, किसी के रेस्पेक्ट में जब मास बताया जाए तो ऐसा मास क्या कहलाता है? अब ये एक सिंगल एटम का मास है तो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। लेकिन हाइड्रोजन के सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में मैं तौल के बता रहा हूं, कंपेयर कर करके, इसलिए इस मास को क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये शब्द समझ में आया? रिलेटिव कहां से आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास अलग चीज है और रियल मास अलग चीज है। रियल मास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1.67 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? रिलेटिव मास को। ये रिलेटिव मासेस है ना, सिंगल एटम के रिलेटिव मासेस हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए। पक्का? ठीक है। सो दीज आर ऑल रिलेटिव मासेस। कौन से मासेस हैं ये? रिलेटिव मासेस। ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? हाइड्रोजन के एक एटम के रेस्पेक्ट में बात होती है। क्लियर है? लेकिन बाद में ये तो बहुत बढ़िया तरीका बन गया था, है ना? बाद में थोड़ा सा लफड़ा हो गया इसमें। क्या हो गया? लफड़ा हो गया। तो हमने ये मेथड फिर छोड़ दिया। क्यों लफड़ा हो गया? लफड़ा इसलिए हो गया क्योंकि हाइड्रोजन मिलता नहीं है, बहुत थोड़ा सा है हमारे नेचर में। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? सही में हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन गैस ना है जी। हाइड्रोजन क्या है? गैस। हाइड्रोजन गैस की मात्रा हमारे नेचर में बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी, ना के बराबर। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में? हाँ, सबसे ज्यादा अबंडेंट में मिलता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? ये ऑलमोस्ट 78% है। 75 से 80% के बीच में नाइट्रोजन गैस है पूरे नेचर में। हवा, एटमॉस्फेयर, उस हवा, एयर क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, मेनी डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, दुनिया भर की चीजें एयर में मिक्स रहती हैं। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी? तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? ऑलमोस्ट 75% से 80% के आसपास इसकी मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। इसके बाद दूसरी सबसे खतरनाक गैस है जो आप सांस लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 21% है बस। कितनी? 21 भी नहीं है, 20.998 समथिंग ऐसी है। तो उसको राउंड ऑफ करके 21 मानते हैं अपन। आया समझ? दोनों जरा जोड़िए, कितना हो गया? 78 और 20 कितना होगा? 98। और एक और ले लो 99, कितना हो गया? अब कितना बचा भाई? टोटल तो 100% का होगा ना। 100% में 99% ये दोनों मिलके हैं। आया समझ? बाकी की जो अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस, वो कितने होंगे? 1% मात्र। तो ये बाकी की गैसेस हैं। अब बाकी गैसेस में सब गैसेस आ गए, ओजोन भी आ गया, आर्गन भी आ गया, नियॉन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, हर तरह की गैसेस आ गई। किसमें? इसमें। तो हाइड्रोजन गैस 1% होगी। बाकी जितनी गैसेस बची, मीथेन गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब मिला के इनका परसेंटेज कितना है? तो हाइड्रोजन का अकेले कितना होगा? 1 होगा कि 1 से छोटा होगा? हाँ, ये 0.003% है, 2% है, ऐसे इतनी कम मात्रा। समझ आया? अब हमने ये नियम बनाया था, हाइड्रोजन एटम का एक एटम पकड़ेंगे, उसका मास 1 AMU मानेंगे क्योंकि सबसे छोटा एटम होता है। अब इससे सबको कंपेयर करेंगे तो जो हाइड्रोजन के एक एटम से 20 गुना होगा उसको 20 AMU बोल देंगे उसका मास। कंपेयर करने के लिए सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन को पकड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? हाइड्रोजन मिलता ही नहीं, बहुत कम है। इसी के अंदर है जी हाइड्रोजन भी। समझ आ रहा है? हाइड्रोजन है बस का 1% नहीं, हाइड्रोजन बहुत कम है, 0.0023 ऐसे। ठीक है। तो नींद आ रही है जी, सो लो यहीं पे। हाँ, पानी वानी पी लो, चाय वाय बनवाएं। हाँ, इधर ध्यान से समझो भैया ना। ठीक है। तो हाइड्रोजन का अपना परसेंटेज कैसा है? बहुत थोड़ा सा है। इसीलिए हाइड्रोजन का एटम मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो हाइड्रोजन को गोली मारो।
दूसरा एटम लेके आओ, तो दूसरा एटम कौन सा दिख रहा है जो थोड़ा ज्यादा हो? ऑक्सीजन। और क्योंकि हम सांस लेते हैं, दुनिया में किसी कोने में चले जाइए सांस लेते हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन सब जगह है। तो ऑक्सीजन तो फ्रीली अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा, 21% बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, आप कहीं भी जाइए सांस आराम से लेते हैं कि नहीं, मतलब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अवेलेबल है नेचर में, एटमॉस्फेयर में। तो हमने किसको पकड़ा? हाँ, अब हाइड्रोजन के एटम नहीं मिलता, गोली मारो उसको, छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट तो बन गया ना। अब किसको पकड़िए? लेकिन ऑक्सीजन का अपना मास कितना होता है? हाइड्रोजन के एक एटम से ऑक्सीजन का एक एटम 16 गुना भारी होता है, और सबसे छोटा एटम तो भैया हाइड्रोजन ही है। तो कंपेयर तो हाइड्रोजन से ही होना चाहिए, नहीं समझे? बड़े एटम से कंपेयर करोगे तो छोटा एटम अगर कोई लेके आ जाओगे तो छोटे एटम का मास बड़े एटम से कैसे कंपेयर करोगे? समझे प्रॉब्लम कि नहीं समझे? नहीं समझे? एक एटम तुम्हारी तराजू में जो 1 किलो का बांट है वो छोटा है, 20 किलो तौलना है तो 20 किलो बड़ा ना हुआ। तो इस छोटे को तौल, छोटे के कंपैरिजन में इसको देखेंगे कि ये कितने गुना है। छोटे के कंपैरिजन में ये 20 बार है, 20 गुना है, तो इसको बोलेंगे 20 किलो। छोटे से कंपेयर किया जाता है, बड़े से नहीं। समझ आया? तो अब जैसे ऑक्सीजन गैस को हम पकड़ेंगे, ऑक्सीजन का अपना मास कितना है? 16 AMU। कितना? अब ऑक्सीजन से जिसका मास कम होगा उसको ऑक्सीजन से कैसे कंपेयर करोगे? उससे छोटा मास का चीज चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। तो कंपेरिजन के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा एटम है, इसका मास 1 AMU है। लेकिन ये फ्रीली मिलता नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम किसको पकड़े? जिसकी मात्रा ज्यादा है नेचर में, ऑक्सीजन। और आसानी से मिल जाएगा, ये हर जगह मिलता है, यहां भी है कमरे में, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का अपना मास कितना है? 16। तो अब उससे कंपेयर तो नहीं होगा। तो हमने क्या जुगाड़ बनाया कि एक ऑक्सीजन का एटम पकड़ा, उसका मास कितना है? 16 AMU है। अब हमने क्या किया? इसके 16 टुकड़े किए, एक एटम के। कितने टुकड़े? अब आप एक बात बताइए, अगर इसका मास 16 था और इसके 16 टुकड़े किए तो एक एक टुकड़े का मास कितना कितना बना? सोचिए सोचिए। एक ऑक्सीजन के एटम का मास है 16 AMU, है ना। इसके 16 टुकड़े कर दिए तो एक, पहले बताओ क्या टुकड़े बने? 16 टुकड़े बने। एक एक टुकड़े का मास कितना कितना होना चाहिए कि सब मिला के 16 AMU हो जाए? 1 1 1 1 1। समझ आया? तो एक टुकड़े का मास कितना हो गया? 1 AMU। और 1 AMU किसका मास होता है? हाइड्रोजन के एक एटम का मास। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम के अगर 16 पार्ट किए जाएं, 16 टुकड़े किए जाएं, तो उसके एक टुकड़े का मास किसके मास के बराबर हो जाएगा? हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर। तो अब मैं ऑक्सीजन के, अगर मैंने 16 टुकड़े किए हैं, उन 16 में से एक टुकड़ा उठाता हूं, 1 आउट ऑफ 16 टुकड़ा। समझ में आ रहा है? एक टुकड़ा उठाता हूं 16 टुकड़े में से, तो इसको क्या बोलूंगा? 1 आउट ऑफ 16 पार्ट, 16 टुकड़ा, 1 आउट ऑफ 16। 16 टुकड़े हैं, उसमें से एक टुकड़ा उठा लिया, तो इसका मास किसके मास के बराबर हो जाएगा? हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर। तो 1 आउट ऑफ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो हमने ये जुगाड़ बनाया, ऑक्सीजन फ्रीली मिलता था, तो हमने बोला ठीक है भैया हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं, किसको ले लिए हम? देखिए, मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to mass of 1 हाइड्रोजन एटम। आया समझ? ये O2 लिखा है तो ये मॉलिक्यूल नहीं है ना, आगे मैंने एटम लिखा है। आप चाहो तो इसको मिटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको 2 भी लिख सकते हो। एटम तो लिख दिए ना आगे। ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये कितना मास ले रहे हैं जी ऑक्सीजन एटम का? एक ऑक्सीजन एटम का पूरा मास ले रहे हैं कि उसके 16 टुकड़े करके एक टुकड़े का मास ले रहे हैं? एक टुकड़े का। तो एक टुकड़े का मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ 1 एटम के बराबर होगा। आया समझ या नहीं आया? तो इस बात को मैं ऐसे ही लिख दूं, मास ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये मिटा दूं जी। 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास किसके मास के बराबर होता है? हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर। और हाइड्रोजन के एक एटम के मास को ही क्या बोलते हैं? इसका मतलब है 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास किसके बराबर माना जाएगा? 1 AMU के बराबर। तो इसी को हम क्या मान लेंगे? बोलिए, ये बात समझ आया कि नहीं आया?
तो ये थ्योरी चलने लग गई, क्योंकि हाइड्रोजन मिलता नहीं था तो अपन ने बेस किसको बनाया कंपेयर करने के लिए, ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन बड़ा था तो उसको क्या किया, 16 टुकड़े किए, एक टुकड़ा हाइड्रोजन के मास के बराबर बन गया। यानी बात घूम फिर किसी के ऊपर आ गई कि हम कंपेयर कर किससे रहे हैं, हाइड्रोजन से। 1 AMU ना बन गया उसके एक टुकड़े का मास, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ही कंपेयर कर रहे हैं, उसके एटम से, उसके मास से। ठीक है, लेकिन नाम किसका लेना है, ऑक्सीजन के 1/6 पार्ट का। किसका मास, हाँ 1/16 पार्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। और 1/16 पार्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का मास किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर, यानी हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर। लेकिन इसका नाम नहीं लेंगे, नाम किसका लगाएंगे, ऑक्सीजन का, और है ये 1 AMU के बराबर। ठीक है, ठीक है। बाद में इसमें भी दिक्कत हो गई। ठीक है, क्यों दिक्कत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन भी O2 मिलता है, O नहीं मिलता। प्रॉब्लम समझ आ रहा है। तो यहां तो हम एटम की बात कर रहे हैं ना, एक एटम का मास 16 होता है, और नेचर में क्या मिलता है, O मिलता है कि O2 मिलता है, तो उसका मास कितना होगा, 32 AMU होगा कि नहीं होगा, जोर से बोलिए, 32 AMU हुआ, बोलो ना। हाँ, तो नेचर में ऑक्सीजन का एटम मिलता है फ्रीली कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है फ्रीली, और मॉलिक्यूल से एटम बनाना बहुत टेढ़ा खीर है, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल अलग नहीं कर सकते। जब तक एक मॉलिक्यूल अलग नहीं होगा उसको तोड़ के एटम नहीं बना सकते, यानी सिंगल एटम ऑक्सीजन का मिलना संभव नहीं है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट बना ये भी बाद में पास हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। तो फिर कैसे करेंगे जी, फेल हो गया तो फिर हमको एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता हो। क्योंकि इसको चुने क्यों थे, क्योंकि सबसे ज्यादा मिल रहा था, 21% है, इसलिए इसको चुने थे। और इससे प्रॉब्लम क्या आ गया कि भैया ये मॉलिक्यूल ग्रुप में मिलता है, एटम के रूप में नहीं मिलता, और हमको एटम की जरूरत है, मॉलिक्यूल की नहीं। तो हमको एक दूसरी एलिमेंट की आवश्यकता है जो नेचर में फ्रीली मिलता हो और सिंगल एटम के रूप में मिलता हो, मॉलिक्यूल ना मिलता हो उसका, ताकि उसको तोड़ना ना पड़े। आया समझ। और ऐसी एक चीज मिली, कार्बन। कौन मिला, जोर से बोलिए, कार्बन। और कार्बन के बहुत सारे मासेस होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बहुत सारे आइसोटोप हैं। एक कार्बन का मास होता है 12, एक कार्बन का मास होता है 13, और एक टाइप के कार्बन का मास होता है 14 AMU। समझ आया। उसमें से हमने 12 मास वाले कार्बन को पकड़ा, इसको बोलते हैं कार्बन 12। क्या बोलेंगे, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन एटम के मास से कितने गुना है, 12 गुना। अब इसको काहे चुन रहे हैं, इसको इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये नेचर में 98 पॉइंट या 99 पॉइंट, सपोज इतना है, 98.982 अप्रोक्सीमेटली इतना है, या 892 98.892% है पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ क्रस्ट में कार्बन ही कार्बन है। समझ आया। जो पेन आप हाथ में रखे हैं कार्बन से बना हुआ है, हाथ में जो घड़ी पहनी हो कार्बन से बना हुआ है, जिस चेयर में बैठी हो कार्बन से बना हुआ है, जो चप्पल पहने हो कार्बन से बना हुआ है, ये स्पंज कार्बन से बना हुआ है? फोन भी कार्बन से बना हुआ है, ये स्विच बोर्ड कार्बन से बना हुआ है, रबर प्लास्टिक कार्बन से बने होते हैं, रेक्सीन कार्बन से बना हुआ है, पेंसिल का नोक जो होता है जिससे लिखते हैं ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है, आप लोग जो ज्वेलरी पहनते हो डायमंड कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, कार्बन से काहे बना है, क्योंकि कार्बन की मात्रा, ये ऑलमोस्ट कितना है, 98.89 को राउंड ऑफ करेंगे तो 99% होगा। पूरी दुनिया में 99% कौन सा एलिमेंट मिलता है, कार्बन मिलता है। और कार्बन इतना बेहतरीन एलिमेंट है, हर साल 75,000 से ज्यादा नए कंपाउंड कार्बन के हर साल खोजे जाते हैं। किससे ज्यादा, हर साल नए नए कंपाउंड, कितने कंपाउंड, 75,000 से ज्यादा नए नए कंपाउंड कार्बन से बनते हैं। और इसका पूरा चैप्टर आपने 10वीं में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के नाम से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इस साल फिर आप पढ़ेंगे कार्बन के नाम से, हाइड्रोकार्बन के नाम से पूरा एक चैप्टर 11वीं में, और 12वीं में फिर पढ़ेंगे कार्बन का एक चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट है। आया समझ, पॉलीमर के नाम से। और दुनिया भर के 6 चैप्टर जो पढ़ेंगे, कार्बन ही का तो रोल है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही तो राजा है। आया समझ, कोई चैप्टर बगैर कार्बन के बन ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं मजा आ रहा, थक गए, थक गए जी, बोल मैं रहा हूं और थक तुम लोग रहे हो, है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। तो कार्बन हमको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है,
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका मास कितना है, 12 AMU। तो ठीक है, इसका मास भी तो 16 AMU था, तो हमने क्या किया था, कितने टुकड़े किए थे, 16। तो एक टुकड़े का मास किसके बराबर हो गया था, आया समझ। इसका मास 12 है, तो इसके कितने टुकड़े करो, 12 टुकड़े, तो इसके एक टुकड़े का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन। आप कंपैरिजन किससे होगा, कार्बन के 1/12 पार्ट से, और कार्बन के 1/12 पार्ट का मास कितना होगा, 1 AMU, हाइड्रोजन एटम के बराबर। कंपैरिजन इसी से होना है, लेकिन इसका नाम नहीं लेना है क्योंकि ये मिलता नहीं है। आया समझ। तो हमारा ये जो आर्गुमेंट था, अब ये कैसा बन जाएगा बताइए, समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं आ रहा है। और अगर अपन इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ये 12 खाली आइसोटोप दिखाने के लिए ना, उसका नंबर दिखाने के लिए, क्योंकि कार्बन कई टाइप का होता है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन भी 3 टाइप का होता है, ऑक्सीजन 16 मास का, ऑक्सीजन 17 मास का, ऑक्सीजन 18 मास का। आया समझ। इसके 3 आइसोटोप होते हैं ऑक्सीजन के, कौन कौन से, 16 मास वाला, 17 मास वाला, 18 मास वाला। ठीक है, 17 मास वाला बहुत थोड़ा सा मिलता है, 0.04%, यानी नेचर में जो कुल ऑक्सीजन है, पूरी हवा जो है ऑक्सीजन, ठीक है, उस ऑक्सीजन में हर तरह के एटम हैं। 16 मास वाला एटम भी है और 17 मास वाला भी है, 18 मास वाला भी है। 17 मास वाला बहुत थोड़ा सा मिलता है, ना के बराबर, 0.04%। आया समझ। 18 मास वाला मिलता है बहुत सारा, वो 90+% में है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, सो व्हाट इज मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, दिस इज जस्ट इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम। एंड व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम, 1 AMU। सो दिस मास इज कंसिडर्ड एज 1 AMU। और अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि कार्बन हर जगह मिलता है और कार्बन का सिंगल एटम मिलता है नेचर में फ्रीली। ठीक है, वो C2C4 C5 नहीं बनाता। आया समझ में। इसलिए हमने किसको बेस बना लिया, कार्बन को बेस बना लिया। यहां तक क्लियर है, ये डाटा आप यहां तक नोट करेंगे। ठीक है।